नमस्कार, युवा अग्नि में आपका स्वागत है। आप लोगों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुना होगा। उन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। फ्लोरेंस एक इंग्लिश नर्स और सोशल रिफॉर्मर थी। फ्लोरेंस ने क्राइमियन वॉर के दौरान हजारों सैनिकों की जान बचाई थी। आज देश और दुनिया में फ्लोरेंस की तरह हजारों नर्सेस लोगों की जान बचा रही हैं, अपाहिजों का सपोर्ट बन रही हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नर्सिंग एज अ करियर ऑप्शन की। हम जानेंगे नर्सिंग के क्या कोर्सेज होते हैं, उन्हें कैसे ज्वाइन किया जाता है, क्या क्या इश्यूज और चैलेंजेस होते हैं, नर्सिंग में पीजी के क्या अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगी मिस अनीता, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक नर्सिंग ऑफिसर है। आइए इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इस विषय पर उनसे जानकारी लेते हैं। लेट्स वेलकम हर। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में मिस अनीता हैं। मिस अनीता पहले एमपी स्टेट गवर्नमेंट में एज अ नर्सिंग ऑफिसर सर्व करती थी। अभी अभी उनका सिलेक्शन नॉर्स का एग्जाम क्लियर हुआ है और उनका सिलेक्शन एम्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर हुआ है। वेलकम अनीता, वेलकम टू युवा अग्नि एंड वी आर जस्ट प्लीज्ड टू हैव यू हियर विद अस। Thank you so much for your kind words. तो अनीता जी, स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देंगे। वैसे तो मैंने चीजें बताई हैं, बट स्टिल आप एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे तो अच्छा होगा, प्लीज। ओके, हेलो, मैं अनीता नामदेव। मैं करेंटली नरसिंहपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर रही हूँ 5 साल से। और अभी अभी मेरा एम्स दिल्ली द्वारा आयोजित परीक्षा नॉरसेट 04 में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मेरी 123 रैंक है और अब मैं ज्वाइन करने जा रही हूँ एम्स भोपाल। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतनी अच्छी रैंक ली है Thank you, thank नॉनसेट you के so much. एग्जाम में, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। आप किस पृष्ठभूमि से आती हैं, कैसा बचपन रहा आपका? मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। मेरे पिताजी एक रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय हैं। मेरी माताजी का जब मैं बहुत छोटी थी तब देहांत हो गया था कैंसर की वजह से। उसके बाद हमारा पालन पोषण, हम 4 भाई बहन का पालन पोषण हमारी बुआ और उसके बाद मेरी छोटी माँ के द्वारा किया गया। जो स्कूलिंग की बात कहें तो प्राइमरी स्कूलिंग, जो स्कूल की शुरुआत होती है, वो मेरी जबलपुर में हुई। उसके बाद कक्षा 6वीं से मेरा चयन हुआ था नवोदय विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय बरगीनगर जबलपुर से। मैंने कक्षा 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की। कक्षा 6वीं से 12वीं तक जो 11 से 18 वर्ष की जो महत्वपूर्ण अपनी एज होती है, जिसमें हमें अधिकतर चीजें सीखने मिलती हैं, तो वो मैंने नवोदय में रह के सीखी। बहुत ही महत्वपूर्ण समय था ये मेरे जीवन का। और मेरे पिताजी ने समय और साधन अनुसार पढ़ाई की थी, लेकिन उन्होंने हम भाई बहनों को पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया। किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं होने दिया। और आगे पढ़ने की लगन की क्या चीज होती है, ये शिक्षा मुझे मेरे भाई को देख के मिली, मेरे बड़े भैया को। के बाद जो उचित मार्गदर्शन होता है, लगन होती है, निष्ठा होती है पढ़ने की, वो मुझे नवोदय में रह के मिली। और नवोदय से मुझे जो टीचर्स मिले, जो फ्रेंड्स मिले, वो मेरे जीवन के अभिन्न अंग हैं और आज भी मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है और जरूर सब लोग रिलेट कर पाएंगे, मेरे को लगता सुन के। तो नेक्स्ट चीज पे आते हैं। तो जैसे ही आपने अपनी स्कूलिंग खत्म करी, तो आपको कितनी क्लैरिटी थी कि आप लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं? स्कूल खत्म होने से पहले ही कहें तो लगभग हर बच्चे की तरह मैंने भी सोचा था कि मुझे क्या करना है। भले ही मुझे ये नहीं पता था कि वो करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। तब मेरे प्रियजनों को बीमार देखा था मैंने, मेरी अपनी माँ को बीमार देखा था, तब से ही सोचा था कि मेडिकल फील्ड में जाना है। उस समय ये जानकारी नहीं थी कि उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। और उस समय मेडिकल फील्ड में जाना है का एक ही मतलब था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो जरूर आपने फिर पीएमटी की तैयारी करी हो। हम जानते हैं कि उसमें एक कंपटीशन का लेवल होता है और
कभी कभी परिस्थितियां हमारे फेवर में नहीं आ पाती हैं। तो फाइनली आपने नर्सिंग को अपना करियर चॉइस चुना, वो कैसे हुआ? नर्सिंग को मैंने अपना करियर चुना, ये कहना उस समय तो सही नहीं था, जी जी। क्योंकि मैंने स्कूल के बाद 2 साल अपने डॉक्टर बनने के सपनों को साकार करने के लिए तैयारी की। अपनी तरफ से जो हो सका था वैसी तैयारी की। उसके बाद मैं विफल रही। पर यह है कि जो दूसरा वर्ष था जब मैं तैयारी कर रही थी, उस समय मेरा व्यापम एमपी व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा पीएनएसटी जीएनएसटी, जो उस समय नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, 2013 में मैंने इस परीक्षा को स्टेट रैंक 24 से क्लियर किया था। 24 और अभी आपने 123 123 रैंक, तो शुरू से ही आप मतलब पढ़ाई में अच्छी रही हैं, अपने झंडे कहीं ना कहीं गाड़ते रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है अनीता जी, अब इसमें आते हैं हम कि नर्सिंग है क्या एक्चुअली में। इसकी पढ़ाई कितने चरण में होती है? मींस ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें कोई डिप्लोमा इक्विवेलेंट कोर्स भी होता है? प्लीज अगर आप थोड़ा सा बताएं। नर्सिंग क्या है, इसके जवाब में मुझे ट्रेनिंग टाइम से एक ही आंसर आता है, नर्सिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। नर्स में कला भी है और विज्ञान भी है। वैसे हॉस्पिटल में सभी ने देखा होगा, फिर भी मैं बताना चाहूंगी, जब एक बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, सबसे पहला इंसान जो उसके सामने होता है वो नर्सेस होती है। और हम नर्सेस ही हैं जो सुदूर देश के आखिरी गांव, आखिरी घर के आखिरी बच्चे तक भी हम पहुंचते हैं, जब उसे जरूरत होती है। उसका टीकाकरण हो, उसके भरण पोषण की जानकारी देना हो, या उसका परीक्षण करना हो, सब कुछ के लिए जो घर घर भी जाती है वो नर्सेस होती है। हॉस्पिटल में नर्सेस वर्क करती हैं, ये लगभग हम में से सभी ने देखा होगा। और कोविड के समय तो और भी लोगों को पता चला है कि हम नर्सेस हॉस्पिटल में क्या वर्क करते हैं। अब कोर्सेज की बात करें तो डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब सभी प्रकार के कोर्सेज हैं नर्सेस में। सिर्फ डिप्लोमा कहें हम तो जीएनएम का कोर्स होता है, जो एक डिप्लोमा कोर्स है नर्सिंग में, जो 10th के बाद किसी अदर सब्जेक्ट से भी 12th की हो तो डिप्लोमा कोर्स किया जा सकता है। पर गवर्नमेंट में अब जीएनएम डिप्लोमा बंद हो गया है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जीएनएम कोर्स नहीं कराया जाता, पहले होता था, अभी 1-2 साल से बंद हो गया है। इसके अलावा जो बीएससी नर्सिंग है, डिग्री कोर्स है, 10 और 10+2 बायोलॉजी से होना चाहिए। 12th जो है वो बायोलॉजी से होनी चाहिए, प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो। यदि आपने बायोलॉजी से की है तो आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है, जो हर स्टेट में अलग होता है, या कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूट है तो वहां का अपना अलग होता है, उनका अपना करिकुलम होता है। उसके बाद यदि आपने बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स किया है तो उसके बाद आप एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, जो कि 2 साल का होता है। और यदि आपने डिप्लोमा कोर्स किया है जो कि जीएनएम कहलाता है, उसके बाद आप एक 2 साल का पोस्ट बेसिक कोर्स होता है। यदि आप वो करते हैं 3 साल के जीएनएम डिग्री कोर्स के बाद, तो आप इक्विवेलेंट टू डिग्री कोर्स होते हैं। तो पूरा बेसिक फ्रेमवर्क सबको समझ में आ गया होगा कि इसकी पढ़ाई होती कैसे है एक्चुअली में। अब मैं एक चीज और पूछूंगा कि एक जनरल परसेप्शन होता है कि नर्सिंग जो है वो लड़कियों के लिए है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या इस फील्ड में बॉयज भी आते हैं, और आते हैं तो किस तरीके से वो एक्सेल करते हैं इस करियर में कि नहीं करते हैं? प्लीज थोड़ा सा बताएंगे अगर। मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो हाँ, नर्सिंग लड़कियों की फील्ड हुआ करती थी। जैसे कि मैं अभी देखती हूँ मेरी सभी सीनियर जो दीदी लोग हैं वो सब फीमेल ही, पर अब ऐसा नहीं। अब हम अपने साथ देखते हैं तो आने वाले समय में, या अभी से ही शुरुआत हो गई है, नर्सिंग की फील्ड में लड़के भी होते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में तो उनको इक्विवेलेंट टू गर्ल्स एडमिशन मिलता है। अभी भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट में हो सकता है, पर एमपी स्टेट गवर्नमेंट में लड़कों के लिए ट्रेनिंग के लिए एडमिशन नहीं है। पर यदि उन्होंने कहीं से भी ट्रेनिंग की हुई है नर्सिंग की, तो पर सर्विस के लिए जो एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, लाइक जो मैंने अभी दिया है नॉर्सेट का एग्जाम, या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अब एनएचएम के एग्जाम होते हैं, ग्रुप 5 के एग्जाम होते हैं, वो लड़के भी दे सकते हैं। पर हाँ, अभी भी उनके लिए कंपैरेटिवली काफी कम सीट है। जो मैंने नॉर्सेट का एग्जाम दिया उसी में देखा जाए
80-20 का रेशियो है, जो कि काफी अलग बड़ा रेशियो है। 80% गर्ल्स के लिए सीट रिजर्व्ड है एंड 20% बॉयज के लिए। लेकिन हाँ, कोई भी प्रोफेशन में यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं, लाइक लड़के हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो नर्सिंग कर सकते हैं और उनकी भी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। क्या मतलब अब धीरे धीरे डाइवर्सिटी बढ़ रही है? हम उम्मीद करते हैं कि समय के साथ और भी डाइवर्सिटी आएगी, और जरूर आपका आंसर प्रेरणा देगा लोगों को, बॉयज को भी, कि वो नर्सिंग फील्ड ऑप्ट करें। अब जैसे एक चीज और है कि नर्सिंग का कॉलेजेस के बारे में तो आपने बता दिया, बट उनके करिकुलम में क्या होता है? मतलब जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो पढ़ाई किस तरीके की होती है, क्या आप लोगों को सिखाया जाता है वहां पर? थोड़ा सा अगर ग्रेजुएशन के करिकुलम के बारे में बताएंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी सबकी, प्लीज। जैसा कि मैंने बताया कि हमें हॉस्पिटल में वर्क करना है, तो पेशेंट और पेशेंट के अटेंडर्स जो उनके साथ परिजन होते हैं उनसे डील करना है। तो नर्सिंग के 4 साल के कोर्सेज में हमें 19 विषयों के माध्यम से यही सिखाया जाता है कि पेशेंट जो उस बीमार है उससे कैसे डील करना है और उसकी बीमारी से कैसे डील करना है। इसमें सारे सब्जेक्ट में ये आता है कि सारी डिजीजेस आती हैं कि कोई भी बीमारी है वो कैसे होती है, कैसे उनसे बचा जा सकता है, क्या उनकी रोकथाम होती है, क्या उनके इलाज होते हैं, और खासकर हमें सिखाने में जोर दिया जाता है कि उनकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। एज अ नर्स हम उसकी बीमारी की को ठीक करने में क्या मदद कर सकते हैं, वो हमें सिखाया जाता है। और उसके लिए हमें हॉस्पिटल में भी ट्रेनिंग दी जाती है, थ्योरी भी क्लासेस मतलब कॉलेज में पढ़ाया जाता है, और फील्ड विजिट भी कराया जाता है ताकि हमारे अंदर और इथिक्स भी डेवलप हो। तो अनीता जी, आपने बताया कि आप लोगों को सिखाया क्या जाता है। अब मेरे मन में एक जिज्ञासा और आ रही है कि आपका करिकुलम ये जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं उनसे कुछ ओवरलैप करता है? कितना ओवरलैप करता है, ये भी थोड़ा सा बताएं प्लीज। जो सिलेबस डॉक्टर पढ़ते हैं सेम ही है लगभग, लेकिन कितना डिटेल्ड पढ़ते हैं उसमें अंतर है। डॉक्टर्स एक डिजीज को ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें वो डिजीज समझना है। एक पेशेंट आता है हमारे सामने, उसने अपने सिम्टम्स बताए, मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है। पहले डॉक्टर को समझना है कि वो क्या डिजीज है, और डॉक्टर जब डायग्नोस कर लेते हैं कि वो ये डिजीज है और जो प्रिस्क्राइब करते हैं, हमें उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना होता है। लेकिन जब हम कोई प्रिस्क्रिप्शन फॉलो कर रहे हैं तो उस डिजीज के बारे में, उस प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ ब्रीफ जानकारी, एक छोटी जानकारी हमें भी होना जरूरी है, ताकि हमारे हाथों कुछ अनजाने में गलत ना हो। यदि हम नहीं जानेंगे तो हमसे गलत हो सकता है, इसलिए डिटेल डॉक्टर पढ़ते हैं और उसका ही ब्रीफ हम पढ़ते हैं। एक बात ये भी मन में आती है कि जब आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया गवर्नमेंट कॉलेज से, तो क्या आप लोगों को भी कुछ फिक्स ट्रेनिंग करनी होती है, कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही सर्व करना होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही सर्व करना होता है? ऐसा कुछ फाउंडेशंस होता है आपके ऊपर कुछ समय का? जैसे हम सब जानते हैं कि डॉक्टरी में ये फाउंडेशन होता है कि आपको डिग्री करने के बाद कुछ कुछ समय के लिए रूरल एरियाज में सर्व करना पड़ेगा, तो इस तरीके का कुछ आप लोगों के साथ भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। जब हम ट्रेनिंग करते हैं उसी समय 4 साल की ट्रेनिंग के बाद एक मतलब ट्रेनिंग में एडमिशन लेने में ही हमारा ये बॉन्ड है कि ट्रेनिंग के बाद हमको गवर्नमेंट में सर्विस देनी है। उसमें ये नहीं है कि रिमोट एरियाज में ही या गांव में ही देनी है। जब हम 4 साल की ट्रेनिंग कर लेते हैं उसके बाद जहां भी वैकेंसी होती है वो तो डायरेक्ट पोस्टिंग होती है, काउंसलिंग और डायरेक्ट पोस्टिंग अकॉर्डिंग टू मेरिट होती है। तो जहां भी जो वैकेंसी है गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है वहां पर पोस्टिंग होती है, लेकिन बॉन्ड होता है। हमको गवर्नमेंट से ट्रेनिंग करने के बाद गवर्नमेंट को सर्व करना होता है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है, 2 साल 3 साल, वो बॉन्ड होता है। जी जी जी, बहुत अच्छा। और प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करते हैं हम, अगर कोई बच्चा जो कि रिमोट एरिया से आता है, थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड से है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मान लीजिए अगर उसका सरकारी कॉलेज में नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन,
और वो इस तरीके का कोर्स करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लें, पहली चीज। और क्या कुछ चेकलिस्ट देना चाहेंगे कि आप ये चीज देख लेना, अगर ये चीज है तो देन आप जा सकते हैं, इस कॉलेज को हरी झंडी आप दे रहे हैं। बिल्कुल, आपका सवाल इस समय बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों देखने आया है, शायद और लोगों ने भी सुना होगा कि कुछ फर्जी नर्सिंग कॉलेज चल रहे थे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के साथ, उनकी लाइफ के साथ तो एक प्रकार से खिलवाड़ हो जाता है। ये सवाल बहुत ही जरूरी सवाल है आज के समय में। यदि कोई नर्सिंग फील्ड में जाना चाहता है तो उसे किस प्रकार के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। वैसे तो मेरा मानना है कि यदि हम पहले से तैयारी करते हैं, स्कूल टाइम में ही गाइडेंस मिलता है कि हमें आगे क्या करना है, किस तरीके से तैयारी करना है, कहीं एडमिशन लेना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट में ही, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही ट्रेनिंग करें तो बहुत ही बेहतर होगा। उसके बाद यदि किसी वजह से नहीं कर पाते हैं और प्राइवेट कॉलेज में ही अपनी सुविधा अनुसार एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए हमें कि कोई भी कॉलेज है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एक्रीडिटेशन होना चाहिए उस कॉलेज का। उसके बाद कॉलेज में एक, मतलब कॉलेज जो है उसका अफिलिएशन होना चाहिए किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होना चाहिए। उसके बाद कॉलेज में जो जितनी भी क्लासेस होती है या स्टूडेंट्स है, जितनी सीट है, उसके अकॉर्डिंग वो रिसोर्सेस होने चाहिए, लाइक क्लासरूम होने चाहिए, फैकल्टीज होनी चाहिए, फैकल्टीज का वो जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो जरूरी है। जब टीचर्स जो है वो क्वालिफाइड होंगे तब तो वो बेटर एजुकेशन दे पाएंगे ना स्टूडेंट को। और उसके बाद जो जो कॉलेज है वो, उसका अटैचमेंट होना चाहिए एक गवर्नमेंट फैसिलिटी या प्राइवेट हॉस्पिटल से, क्योंकि हमारा जो करिकुलम है नर्सिंग का, ट्रेनिंग का, उसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है, उसमें प्रैक्टिकल भी है। यदि हम सिर्फ बुक में पढ़ेंगे कि इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है तो हम नहीं लगा पाएंगे ऑब्वियसली, नहीं तो हर कोई पढ़ के बस लगा सकता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिकली करना, क्योंकि कई बार इंजेक्शन अलग हो सकता है या पेशेंट अलग हो सकता है, तो प्रैक्टिकली हमको वो चीज आनी चाहिए और ये हम करने से ही सीखते हैं। बहुत बार, जैसे मैं अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ, तो बहुत बार प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट गवर्नमेंट फैसिलिटीज में भी आते हैं, तो ये होना बहुत जरूरी है। ये जिस तरीके से भी मिल सके ये सब जानकारी लेकर ही किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने बताया और मुझे यकीन है कि जो भी आपने चेकलिस्ट दी है जरूर लोग सुनेंगे, उसको शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, कि कभी ऐसा किसी के साथ आगे ना हो। तो हमने ग्रेजुएशन की बात डिस्कस करी, क्या पढ़ाई होती है वो भी डिस्कस किया। अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन पे आता हूँ, तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन प्रिफर्ड है कि नहीं, मतलब कितने लोग करते हैं, करने के बाद क्या और ग्रोथ होती है करियर में, और कैसी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कितने समय का होता है, प्लीज थोड़ा सा बताएं। नर्सिंग फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी नर्सिंग हो सकता है। यदि किसी ने बीएससी नर्सिंग किया है तो वो एमएससी नर्सिंग 2 साल का कर सकता है, लेकिन हाँ उसकी सीट्स काफी कम है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी देखें और प्राइवेट में तो और भी कम है उससे। उसके लिए स्टेट में या सेंट्रल में यदि हमें एमएससी करना है तो उनके अपने एग्जाम होते हैं, वो हम क्वालिफाई कर सकते हैं। और यदि जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस दे रहा है ऑलरेडी, जैसे कि मैं अभी हूँ, तो उनका स्टेट से ही आता है कि एक सीनियरिटी वाइज कि कब वो एमएससी के लिए एलिजिबल है, और फिर वो चाहें तो एमएससी कर सकते हैं, यहाँ से ही 2 साल का एजुकेशन लीव लेकर एमएससी कर सकते हैं। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें क्या बेनिफिट है, तो ऑब्वियसली कोई भी एजुकेशन मिलने के बाद काफी सारी बेनिफिट होती हैं। वो अपना नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं, मोर प्रैक्टिस उनकी हो सकती है। उसके बाद जैसे कि अब हम बता रहे हैं कि पहले केवल 2 ही नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के कॉलेज थे, बहुत कम सीट्स थी। अब कॉलेजेस भी बढ़ रहे हैं, तो बीएससी नर्सिंग को पढ़ाने के लिए जो फैकल्टी है उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो एमएससी नर्सिंग है। एमएससी नर्सिंग ही बीएससी नर्सिंग को पढ़ा सकते हैं, तो उनका वहां एक अपॉर्चुनिटी है कि वो बीएससी नर्सिंग को पढ़ाने के लिए, यदि वो अपना क्लिनिकल वर्क छोड़कर टीचिंग में जाना चाहते हैं तो वो
कर सकते हैं। और भी फील्ड है अदर देन क्लिनिकल जहाँ वो ज्वाइन कर सकते हैं एमएससी करने के बाद। तो ये सारी चीजें हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। मैं अगर थोड़ा समराइज करूं तो यही है कि एकेडमिकली भी अपॉर्चुनिटीज बन जाएगी, आप एज अ प्रोफेसर टीचर भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि क्लिनिकल में भी आपको अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं, अच्छे प्राइवेट कॉलेज हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, गवर्नमेंट में तो है ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी। तो ठीक है, एक पॉइंट आता है कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो ऐसे तमाम एग्जाम्स के बारे में आप प्लीज थोड़ा सा लोगों को बताएं कि किस तरीके के एग्जाम ऐसे होते हैं सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और उनके लिए थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। आपने एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन स्टेट गवर्नमेंट आप काम करते थे, फिर भी अपनी पढ़ाई मैनेज करी, नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर किया, तो कैसे आप टाइम मैनेज करते थे, थोड़ा सा प्लीज लोगों को बताएं। तमाम जो एग्जाम होते हैं, वैसे कौन कौन से एग्जाम होते हैं ये बताने से पहले मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी कि जब हम कॉलेज में ही होते हैं, जब हम ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, ये जो स्टार्ट है वो तब से ही हो जाना चाहिए कि हमें बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या करना है, क्या एग्जाम होते हैं। लाइक उस समय ही स्टूडेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करे। ये जानकारी लगना जरूरी है कि हमें आगे क्या और फेस करना है। अधिकतर कॉलेजेस में या स्टूडेंट के अंदर ये देखा जाता है कि हमें अभी कॉलेज की पढ़ाई करनी है, उसके बाद देखेंगे। तब तक कभी कभी हमसे लेट हो जाता है। यदि हम कॉलेज में रहते हुए ही ये तैयारी करना शुरू कर दें कि कॉलेज के बाद क्या करना है, तो हम जल्दी अच्छा कर सकते हैं। अधिकतर बार देखा जाता है कि एक समय लग जाता है, जैसे मुझे ही सर्विस के इतने समय बाद अब मैं दूसरा एग्जाम क्वालिफाई कर पाई। तो यदि हम शुरू कर दें कॉलेज टाइम से ही अपनी ये तैयारी, तो हम बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम एग्जाम की बात करें तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद जीएनएम के लिए भी, लेकिन जीएनएम को एक मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस लगता है। काफी सारे एग्जाम हैं जो स्टेट में भी होते हैं और सेंट्रल के भी होते हैं। सारे स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने अलग एग्जाम लेते हैं, जैसे केरला है, और अपने एमपी के अंदर एनएचएम के लिए एग्जाम दे सकते हैं। अभी ग्रुप 5 के अंडर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत से हॉस्पिटल अपने एग्जाम अलग लेते हैं, और कुछ नॉर्सेट जो मैंने दिया है जिसमें एम्स पूरे आते हैं और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल आते हैं, वो एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारे और भी हॉस्पिटल हैं जो अपने अपने ऑटोनोमस हैं और अपने अपने एग्जाम कंडक्ट करते हैं। सारे एग्जाम हम दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। फिर आपका ये कहना है कि यदि आप वर्किंग है, जैसे कि मैंने वर्किंग रहते हुए तैयारी की। हाँ, ये मुश्किल होता है। लगभग किसी से भी आप बोलेंगे कि आप वर्किंग है और तैयारी कर रहे हैं, तो पहला ये होगा कि काफी मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, ये ऑब्वियस सी बात है। मुश्किल तो जाती है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं उसको, कहाँ हम अपना समय बचा सकते हैं। जैसे कि वर्किंग आवर तो हमारा वहाँ काफी बिजी होता है हॉस्पिटल का शेड्यूल। फिर भी यदि कोई भी ऐसा समय आपको मिल रहा है, जैसे आप ट्रेवलिंग में हैं, बैठे हुए हैं, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसा मैंने किया उस स्ट्रेटेजी को बता रही हूँ। यदि मैं ट्रेवल कर रही हूँ कहीं, तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। उसके बाद सेल्फ स्टडी, सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और लाइफ में दूसरे मोटिवेटर्स रखना वो भी इम्पोर्टेंट है। जो मेरी लाइफ में अदर मोटिवेटर्स थे, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, कलीग्स, उनका भी अपना रोल होता है इन सब में ना। तो मोटिवेशन, हमेशा मोटिवेटेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम एक वो बना लेते हैं ना कि हमें यहाँ चलना है, मुश्किलें हर जगह, आसानी से कुछ नहीं, तो हमें सारी मुश्किलें दरकिनार हो जाती है, बस करते रहना रहता है। मैंने भी ड्यूटी की, ड्यूटी आवर्स के बाद बस जैसे ही जो कुछ हुआ, ड्यूटी से आए हैं, बस फ्रेश होके जल्दी से बैठ गए। यदि आधे घंटे का भी समय है उसको भी निकाल लिया। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। सभी की लाइफ में ऐसा दिन जरूर आता है कि आज हमारे पास बिल्कुल समय नहीं था। उस बिल्कुल समय नहीं से भी यदि आप इतना सा भी बचा पाए, वो इतना सा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी भी डे को यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, नील नहीं जाना,
सकते। आज आधा घंटे का समय था, बस उतना ही पढ़ लें, बस कंसिस्टेंसी ना टूटे, ब्रेक ना। वो मैंने किया। जैसे मैं तैयारी 3 साल से कर रही हूँ, पिछले 2 सालों में शायद मेरी एक कमी जो मुझे समझ आती है कंसिस्टेंसी की तो थी। इस साल मैंने वो कोशिश की पूरी कि कंसिस्टेंसी बस मेरी ब्रेक नहीं, किसी दिन को नील नहीं जाने दिया। समय नहीं था तो केवल आधे घंटे पढ़ाई की पर की। तो ये करना जरूरी है। वर्किंग रहते हुए आप थोड़ा सा जो समय बचा पाए, जहां से चुरा पाए चुराए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी कंसिस्टेंसी जरूर रंग लेके आई है इस बार, तो बहुत अच्छी बात है। और इतना अच्छे से आपने बताया, मेरे को लगता है कि नर्सिंग क्या कोई और भी एग्जाम होते हैं देश में जितने भी, तो लोग सुनेंगे तो जरूर मोटिवेटेड फील करेंगे इस बात को सुन के। वर्किंग नॉन वर्किंग कोई भी सुने, ये जो बात बोली है वो सबके लिए वैलिड है। तो बहुत बढ़िया बोला आपने। ठीक है, अब एकेडमिक बातें हमने कर ली, कैसे पढ़ाई होगी, एडमिशन लेना, वो सब हो गया है। बट मैं थोड़ा आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे आता हूँ। कोविड में हमने देखा है कि नर्सेस कैसे अपने आप को मतलब पूरा झोंक देती हैं लोगों की सेवा में। तो कभी आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ खुद, या आपने किसी अपने कलीग या जो सीनियर्स हैं उनको देखा हो कि जब उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो जब आपको लगा, गर्व फील हुआ हो कि यार ये कहलाता है नर्स होना, ये कहलाती है नर्सिंग? तो प्लीज अगर शेयर करेंगे तो जरूर सबको अच्छा लगेगा। एक नर्सिंग ऑफिसर होते हुए लगभग हर दिन हम ऐसे किसी मुकाम से तो गुजरते हैं। ऐसा कोई समय तो आता है जब हमको ये फील होता है कि हमें गर्व है कि हम एक नर्स है। क्योंकि आए दिन होता है कि पेशेंट या पेशेंट के परिजन हमारे पास आते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया, बहुत धन्यवाद। तो ये जो समय है ये तो लगभग हर एक नर्स के लाइफ में आया ही होगा। पर जैसा कि आपने कहा कि मुझे अपना या अपनी किसी कलीग का कोई अनुभव बताना है, तो अभी जो मुझे याद आ रहा है एक छोटा सा किस्सा है कोविड के समय का। ऑब्वियसली कोविड के समय मेरी कोविड में ड्यूटी थी और मैं पूरा पीपी किट पहन के, मास्क, गाउन, ग्लव्स और शील्ड, सब पीपी किट पहनकर अपना ड्यूटी कर रही थी। उसी समय एक एडमिशन आता है, एक महिला आती हैं जो अपनी बेटी के साथ है। उनको कोविड के सारे सिम्टम्स है, अभी डायग्नोसिस नहीं है कि उनको कोविड है, पर उनको कोविड के सारे सिम्टम्स है, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी। तो उनका जैसे ही वो आती हैं मैंने देखा कि उनको चलने में भी परेशानी है। आसपास कोई व्हील चेयर, स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं थी तुरंत, पर उनको तुरंत ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैंने और वो जो महिला थी उनके साथ उनकी बेटी थी, पर वो सोच रही थी कि मैं अपनी बेटी से थोड़ा दूर दूर रहूं, कहीं मुझे कोविड हुआ तो वो मेरी बेटी को हो सकता है। और वो उस बेटी की भाई माँ थी। तो उन्होंने मुझसे, मैं गई उनके पास, मैंने कहा आप चलिए जल्दी से, मैं आपको ले चलती हूँ वार्ड तक, मुझे मालूम है कहाँ बेड खाली है। बहुत बेड की भी क्राइसिस थी ऑब्वियसली, और ऑक्सीजन की भी क्राइसिस थी। तो मुझे पता था कहाँ बेड खाली है, जहां से अभी अभी एक पेशेंट डिस्चार्ज हुआ था। तो मैंने कहा चलिए आप मेरे साथ, मैं ले चलती हूँ उस बेड पर जहां पर खाली है। मैंने उनको अपने एक कंधे पर सहारा दिया और उनका हाथ जितना मुझसे हो पाया मैंने उनको थामा और उनको लेकर मैं बेड तक गई, उनको ऑक्सीजन लगाया और इंजेक्शन वगैरह लगा के जो भी मेडिसिन होता है वो मेडिसिन दिया। उसके बाद जब मैं अगले दिन ड्यूटी पर आती हूँ, सेम वही किट पहने हुए सब कुछ, और उन्हीं महिला के पास जाती हूँ, और उनका जो हाथ पे मैंने एक इंजेक्शन लगाने के लिए कैन्यूला लगाया हुआ था वो थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, उससे अब इंजेक्शन लग नहीं पा रहा था। मैंने उन्हें कहा आंटी मैं ये कैन्यूला चेंज कर देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं सिस्टर, कल वाली सिस्टर ने बहुत मुश्किल से लगाया था, मेरी नस मिल नहीं रही थी। मैंने कहा आंटी कल भी मैंने ही आपको लगाया था। तो आंटी ने कहा आपने लगाया था। उस समय उनके चेहरे पे जो चमक थी मेरे लिए बहुत बहुत कीमती थी, बहुमूल्य थी। उनके चेहरे पे जो चमक थी, उन्होंने तुरंत कहा आपने मुझे कल लेकर आए थे यहाँ तक। दोनों हाथ जोड़कर, उनकी आंखें भी नम थी और उस समय मेरी आंखें भी नम थी, हाथ जोड़कर कहने लगी बिटिया आप मेरे लिए भगवान जैसे बनकर आए।
क्योंकि वो दूरी तो बहुत कम थी, पर उनके लिए वहां तक पहुंच पाना, मतलब एडमिशन जब हो रहा था गेट से वार्ड तक पहुंच पाना मुश्किल था, पर उनको मैं बस कंधे में सहारा देके गई थी। ये बात उनको बहुत बड़ी लगी थी, और उनने जो शब्द मुझे उस समय कहे वो मुझे बहुत बड़े लगे थे। ये तो मेरा एक एक्सपीरियंस था। ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस आए दिन हमें देखने मिलते हैं। मैं अपने साथियों को भी देखती हूँ कि जो कुछ भी मदद मरीज या उनके परिजन के लिए, एज अ नर्स तो हम करते ही हैं ट्रीटमेंट मेडिकेशन, पर उसके अलावा एक इंसान होते हुए भी क्या हम उनके लिए कर सकते हैं इंसानियत के नाते, वो हम उनके लिए पूरी कोशिश करते हैं। हमारे कलीग्स कई बार मदद करते हैं छोटे बच्चों को, हो पाए तो कपड़े दे देते हैं, आज वो खाना नहीं खा पाए तो कभी खाना भी दे देते हैं। एक और किस्सा छोटा सा याद आ रहा है। एक मेरी सीनियर दीदी है, हम कोविड में ही नाइट ड्यूटी कर रहे थे। मेरी सीनियर दीदी है, प्रीति नाम है उनका। कोविड के समय एक सयाने दादाजी की अम्मा, उनकी पत्नी का निधन हो गया रात में। उनको निधन हो गया, और दादा बहुत ही सयाने थे, बगल में नीचे पलंग के नीचे बस वो सो रहे थे। हम लोगों ने जाकर जगाया, दादा, अम्मा अब नहीं रही, डॉक्टर ने सर्टिफाई किया। और दादा बहुत ही मासूमियत से देख रहे थे। अब उनके पास अम्मा को वापस घर, मतलब अम्मा का जो शरीर था, मृत अम्मा थी, ले जाने के लिए व्यवस्था नहीं थी कुछ। अब वो कैसे घर जाएंगी, मतलब कैसे ले जाएंगे वो घर। तो नाइट ड्यूटी का समय था, आधी रात भी हो चुकी थी, पर हम लोग अम्मा जितना जो समय डॉक्यूमेंटेशन में, कागज पर्चे में लगता है वो लिया। उसके बाद जो दीदी हैं उन्होंने कहा कि दादा आप बस व्यवस्था करो, ले जान, मतलब अपना सामान वगैरह रखो और अम्मा पहुंच जाएंगी। दादा को पता भी नहीं, पर अम्मा को घर पहुंचाने की सारी व्यवस्था, जो भी प्राइवेट एम्बुलेंस का चार्ज होता है, जितनी भी दूर दादा को जाना था, वो व्यवस्था दीदी ने करके दी। ये तो एक किस्सा है, ऐसे कई किस्से आए दिन हर रोज देखने मिलते हैं। हम लोग वो काम करते हैं। बहुत अच्छा, मतलब आपने इतना भावुक होके ये बताया कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे सुनते सुनते। और मुझे यकीन है कि जो लोग इसे सुनेंगे उन्हें भी लगेगा कि नर्सेज होती क्या है एक्चुअली में, कितना सैक्रिफाइस करती हैं वो अपनी सर्विस करने के लिए। बट इसमें एक राज भी खुल गया कि आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है। जब सेवा करते हैं किसी की, इतने निश्चल भाव से सेवा करते हैं, तो भगवान फिर अपने आप वो एनर्जी दे देता है कि हम 16 घंटे 14 घंटे रोज काम कर सकें और काम के बाद फिर भी एनर्जेटिक रहे, हंसते हुए रहे। अनीता जी, अब हमारा इंटरव्यू लगभग खत्म होने को आ रहा है। इच्छा तो नहीं हो रही है आपकी बातों को सुनते हुए जाने की, बट एक रिक्वेस्ट जरूर है जाते जाते आपसे कि आपने जो भी बताया है, पर्टिकुलरली आप नॉर्सेट परीक्षा के लिए जरूर से एक ब्लॉग बनाएं अपना, जिससे कि जो बच्चे हैं जिनके कोई सीनियर्स नहीं है, जिनको गाइड करने के लिए कोई नहीं है, तो उन्हें एक फ्रेमवर्क मिल सके कि कैसे वो किन किन किताबों को रिफर करके पढ़ाई करें। और हो सके तो प्लीज ग्रेजुएशन में बीएससी लेवल पे जो एंट्रेंस होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल दे दीजिएगा उसमें, तो जरूर से लोगों को फायदा होगा। आप ब्लॉग बनाएंगे तो हम उसकी लिंक जरूर से अपने वीडियो में भी डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो फ्यूचर में लोग उसे रिफर कर सकते हैं, बेनिफिट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। आप इधर आए, इतनी अच्छी बातें की आपने। हम कामना करते हैं कि आप ऐसे ही सर्विस करते रहें और अपने नर्सिंग के करियर में बहुत आगे तक जाएं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग हियर। प्लीज। आपने जैसे मुझे व्लॉग बनाने की सलाह दी, अब तक तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, सोचा भी नहीं था, पर हाँ एक अच्छा ऑप्शन है। मैं सोचूंगी जरूर इस बारे में। पर फिर भी जब से रिजल्ट आया है, या उसके पहले भी जब से मैंने तैयारी की है, किसी ने भी, मेरे जूनियर ने, कलीग्स ने किसी भी तरीके से मुझे अप्रोच किया है कि कैसे तैयारी करनी है, आप कैसे कर रही हैं, आपने कैसे किया, तो मैंने अपनी तरफ से हर प्रकार से उनकी मदद की है और आगे भी करती रहूंगी किसी भी माध्यम से। और थैंक्स फॉर हैविंग मी हेयर। युवा अग्नि बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, जितना मैं आपको जानती हूँ। आप युवा अग्नि के माध्यम से युवाओं में जो कैरियर के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा काम है। उसका आपने मुझे अंग समझा, मुझे पार्ट बनाया,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी सब कुछ आपका शुभ मंगल हो। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कन्वर्सेशन को सुनकर आपके मन में नर्सिंग करियर को लेकर जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूं तो आज हमने बात करी नर्सिंग के शुरुआती कोर्सेज को लेकर, नर्सिंग कॉलेजेस को लेकर, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है उसको लेकर, देन हमने बात करी पीजी कोर्सेज और उसके बेनिफिट्स को लेकर, फाइनली हमने बात करी नॉर्सेट जैसे एग्जाम्स को वर्किंग नर्सेज कैसे क्लियर कर सकती हैं इस विषय को लेकर। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लेट्स कीप बर्निंग।